हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। मैं उजाला सिंह आपके सामने लेके आई हूँ आज अधिगम के सिद्धांत का एक और क्लास। इसके पहले हम बहुत सारे क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, वो आप जाके देख लीजिएगा। हम कर रहे हैं सीडीपी सीरीज, जिसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल ही बेसिक से सीडीपी सीखते हैं। बिल्कुल ही बेसिक से हम क्या करेंगे, सीडीपी सीखेंगे। तो आज का हमारा जो थ्योरी है वो क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हम हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। तो ये थ्योरी दी किसने है, तो ये थ्योरी देखिए इस पेज पे मैंने जितने भी चीजें लेके आई हूं आपके लिए, हर एक पेज का हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी पेपर में पूछा जाता है मैं वही चीज लेके आई हूँ आपके लिए, एक्स्ट्रा मैं ज्यादा कुछ लेके नहीं आई हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशंस जो है सीडीपी सीरीज, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए इसका प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया। इसका प्रतिपादन किसने किया इस सिद्धांत का, तो बीएफ स्किनर ने किया। नेक्स्ट, इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। पेपर में ये नाम अलग 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 पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ये नाम आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। देखिए नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इसका एक नाम क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, दूसरा नाम। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा नाम। एंड अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। नेक्स्ट है आर टाइप थ्योरी, इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको एस आर बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया था, उसका प्रतिपादन किसने किया है आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखिए इसके अलग अलग 5 नाम दिए हुए हैं और ये पेपर में आप रीट ले लीजिए, आप यूपी टेट ले लीजिए, ये सारे ही पेपर में, किसी भी टीचिंग एग्जाम पेपर में ये सारे नाम पूछे जाते हैं। तो ये अलग अलग इसके नाम हैं। आर टाइप थ्योरी इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स पर ज्यादा जोर दिया गया है। बीएफ स्किनर ने क्या किया, रिस्पॉन्स पर ज्यादा जोर दिया है। इन्होंने अपना प्रयोग जो किया है वो पहले इन्होंने चूहे पे किया था। इनका प्रयोग भी पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर दोनों पे किया है। तो बीएफ स्किनर जो है वो उन्होंने अपना प्रयोग चूहा और कबूतर दोनों पे ही किया है। इसमें ईयर भी लिखा है, इन्होंने चूहे पर अपना प्रयोग कब किया, 1938 में, तथा उसके बाद कबूतर पर प्रयोग किया 1943 में। ये यूपी टेट में पूछा गया था कि इन्होंने चूहे पर प्रयोग कब किया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इनका प्रयोग क्या था। देखिए इनका प्रयोग मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर किया था। हम कौन सा चूहे वाला प्रयोग लेकर आए हैं। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था। थॉर्नडाइक ने भी सेम यही किया था। थॉर्नडाइक का भी प्रयोग आपको याद हो। देखिए ये दोनों ही थॉर्नडाइक की जो सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एंड ये जो सिद्धांत दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ी थोड़ी समानताएं भी हैं और थोड़ी थोड़ी असमानताएं भी हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। उसमें उन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, जब लीवर दबता तब खाना आ जाता। इस छिद्र को, उसमें एक छिद्र था, इस छिद्र के द्वारा, मीन्स कि एक छेद था, उसमें एक होल था, उसके द्वारा खाना अंदर आ जाता। जब भी लीवर प्रेस होता तब खाना अंदर आ जाता होल के द्वारा। तो जब चूहे को भूख लगी तो इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर पर लगा और इस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद चूहे ने इस प्रतिक्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। जब भी चूहा प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। अब आप कहेंगे कि थॉर्नडाइक की थ्योरी में तो सेम हो रहा था। थॉर्नडाइक ने भी क्या किया था, बिल्ली को एक बंद कर दिया था पिंजरे में, और जब भी बिल्ली इधर उधर अनुक्रिया करती, प्रतिक्रिया करती, और जब उसका पैर लीवर पर पड़ता तब क्या होता, मछली, पिंजरा खुल जाता और मछली के पास वो चली जाती। सेम इसमें भी है, लेकिन देखिए दोनों में अंतर क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि पहले हमें उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस दिखता है तब हम अनुक्रिया करते हैं। लेकिन स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा कि पहले हम अनुक्रिया करते हैं, उसके बाद हमें उद्दीपन मिलता है, उसके बाद हमें स्टिमुलस मिलता है।
जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है, इन्होंने पुनर्बलन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। इनका ये कहना है कि जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट हमें मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। मीन्स कि इनका कहना ये था कि पहले हम रिस्पॉन्स करते हैं, पहले हम इधर उधर क्रियाएं करते हैं, उसके बाद जब रिस्पॉन्स सही होता है तब हमें क्या मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, उत्तेजना मिलती है। लेकिन थॉर्नडाइक का कहना ये था कि पहले हम उत्तेजना देखते हैं, पहले हमारे अंदर उत्तेजना आती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है, आप इस डिफरेंस को ध्यान रखेंगे। इनके थ्योरी को आर टाइप थ्योरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रिस्पॉन्स पे ज़्यादा जोर दिया। आप एक चीज़ से और रिलेट कर सकते हैं, इन्होंने रीइंफोर्समेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने रीइंफोर्समेंट पे जोर दिया। देखिए, स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर कौन सा सिद्धांत आधारित है। तो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या था, किसी भी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव होता है। अगर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा तो आप उस चीज को जल्दी सीखेंगे। मैंने नियम आपको कराया है, थॉर्नडाइक के जो अधिगम के नियम है वो मैंने कराया, आप वो जाके देख लीजिएगा। प्रभाव का नियम क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव जब हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, तो हम उस चीज को जल्दी सीखेंगे। और इन्होंने भी क्या कहा कि जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है, इन्होंने भी रीइंफोर्समेंट की बात की, जैसे जैसे हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अभी हम रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे, तो वैसे वैसे हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर कौन सा सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट, स्किनर ने रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के बारे में बात की। इन्होंने रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट दोनों के ही बारे में बात की है। तो हम देखते हैं रीइंफोर्समेंट क्या होता है और पनिशमेंट क्या होता है। नेक्स्ट आता है पुनर्बलन और दंड। देखिए, पुनर्बलन दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और एक नकारात्मक पुनर्बलन यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दंड भी दो तरह के होते हैं, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। देखिए, दोनों में ही कुछ लोग का कहना ये है कि आपने सुना भी होगा कि पुनर्बलन से हम चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन दंड से हम चीज़ों को नहीं सीखते। देखिए, दोनों में चाहे आप पुनर्बलन दें बच्चों को या फिर दंड दें, टीचर का एम ये होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। तो ये एक कॉमन चीज़ है इसमें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, दंड से बच्चा नहीं सीख पाता, लेकिन दोनों का जो कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें क्या करना है, बच्चे को सिखाना है। हम कैसे, पुनर्बलन दे के सिखा रहे हैं कि दंड दे के सिखा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। पुनर्बलन, एक अच्छे व्यवहार को दोबारा कराने के लिए जो हम करते हैं उसे पुनर्बलन कहते हैं। हमें क्या करना है, एक अच्छा व्यवहार अगर बालक कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो वैसे ही अच्छा करता रहे, जैसे कि एग्जाम में कोई बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है और हम चाहते हैं कि वो और अच्छा मार्क्स लाए, ऐसे ही करता रहे, अच्छा करता रहे, तो इस वजह से हम क्या देते हैं, उसे प्राइज़ देते हैं। आप देखते हैं जब पेपर होता है स्कूल्स में, जब फाइनल एग्जाम्स होते हैं और जिसका भी हाई स्कोर रहता है उनको क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो क्या है, एक तरह का पुनर्बलन है कि बच्चा उस व्यवहार को दोहराता रहे, वैसे ही व्यवहार करता रहे, वैसे ही वो टॉप आता रहे, वैसे अच्छे मार्क्स पाता रहे। दंड क्या होता है, एक बुरे व्यवहार को दोहराने से रोकने के लिए जो हम करते हैं उसे दंड कहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा ऐसा बुरा व्यवहार ना करे, जैसे बच्चा किसी को अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है तो हम उसको दंड देते हैं ताकि वो वैसा व्यवहार ना करे, तो इसे हम दंड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। रीइंफोर्समेंट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो इसे हम सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। एक अच्छे व्यवहार को दोबारा कराने के लिए बालक को पुरस्कार देना। मैंने अभी बताया कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, हम किसी भी अच्छे व्यवहार को दोहराने के लिए जो उसको देते हैं उसे हम रीइंफोर्समेंट करते हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम क्या करते हैं, बच्चे के अच्छे व्यवहार को दोहराने के लिए बालक को पुरस्कार देना, जैसे कि फर्स्ट आने पर साइकिल देना। अगर कोई बालक फर्स्ट आया तो उसको प्राइज में क्या मिला, मेडल मिलता है स्कूल में, या फिर मान लीजिए आपके मम्मी पापा खुश होकर आपको साइकिल दे दिए, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, देखिए, रीइंफोर्समेंट मीन्स कि हमें बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाना है, तो हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दें या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें, दोनों में बच्चा सीख रहा है कुछ ना कुछ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत बताते हैं कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बच्चा सीखता नहीं है, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, एक अच्छे व्यवहार को
दोबारा कराने के लिए पुरस्कार वापस ले लेना। हम क्या चाहते हैं, बच्चा अच्छा व्यवहार करे। रीइंफोर्समेंट में हमें अच्छा व्यवहार करवाना है बच्चे से, बच्चा अच्छा व्यवहार करे, उसके लिए हम जो पुरस्कार उसको दिए। सपोज हमारे घर में हम 12th में टॉप करते हैं या फिर कुछ भी अच्छे मार्क्स आते हैं तो मम्मी पापा हमें मोबाइल दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम दिन भर मोबाइल चलाने लगते हैं। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये होता है कि उनका कहना ये होता है कि हम मोबाइल ले लेते हैं, तुम दिन भर पढ़ाई करो पहले, उसके बाद शाम को हम मोबाइल वापस करेंगे। या फिर साइकिल का ही केस ले लीजिए, साइकिल मिला और दिन भर साइकिल चलाने लगा बच्चा, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, कहेंगे कि तुम दिन भर पढ़ाई करो, उसके बाद शाम को हम तुमको साइकिल देंगे चलाने के लिए। तो ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें बच्चे से उसकी जो पसंदीदा चीज होती है उससे उसको दूर कर दिया जाता है या फिर उसको ले लिया जाता है, और ये कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, कुछ समय के लिए, जैसे कि सुबह ले लिया गया और शाम को उसको वापस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई करे, इस वजह से। तो ये हो गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट आता है दंड के बारे में। पॉजिटिव पनिशमेंट, बच्चे को डांटना ताकि बच्चा बुरा व्यवहार दोहराए नहीं। पनिशमेंट क्या होता है, हम बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट देते हैं या फिर डांटते हैं ऐसा कुछ, तो हम बच्चे को इसलिए डांटते हैं ताकि बच्चा जो बुरा व्यवहार कर रहा है उसको दोहराए नहीं। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, बच्चे से उसकी पसंदीदा चीज ले लेना ताकि वो बुरा व्यवहार दोबारा ना करे। ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसको कोई चीज़ बहुत पसंद है, मोबाइल से वो खेल रहा है, तो हम उससे वो चीज़ ले लेते हैं, और इसमें कुछ समय के लिए हम लेते हैं, इसमें हम ज़्यादा समय के लिए, यानी कि हम उससे ये कहते हैं कि तुम्हें अब मोबाइल तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं आ जाते, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तब तक। तो ये हो गया नेगेटिव पनिशमेंट। दोनों में ही बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव। इसके अलावा पुनर्बलन अनुसूची यानी कि रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स, ये क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सतत पुनर्बलन सूची, कंटिन्यूअस, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, और दूसरा होता है आंशिक पुनर्बलन। सतत क्या होता है, पुनर्बलन मतलब क्या, हम बच्चे के अच्छे व्यवहार करने के लिए उसको पुनर्बलन देते हैं, कुछ तोहफा देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, ऐसा कुछ, ये हो गया पुनर्बलन। सतत मीन्स कि हम कंटिन्यूअस ऐसा करते हैं, कंटिन्यूअस ऐसा करते हैं। सपोज हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, यूनिट टेस्ट होता है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट, फोर्थ यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट होते हैं। तो हम अगर ये बच्चा आया, यहाँ कोई बच्चा ए फर्स्ट आया, तो हम इसको क्या दे दिए, एक्सीलेंट। यहाँ कोई बच्चा आया बी, उसको भी एक्सीलेंट, सी कोई आया उसको भी एक्सीलेंट, फोर्थ में कोई और आया उसको भी एक्सीलेंट। तो ये सतत हो गया। या फिर हम कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो हम सारे बच्चों को पता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा तो मुझे गिफ्ट मिलेगा। लेकिन असतत जो होता है, आंशिक जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को टाइम पे यानी कि कुछ इंटरवल के बाद, जैसे कि सपोज यहाँ ए आ रहा है फर्स्ट और बी सोच रहा है कि मैं आऊँगा फर्स्ट तो मुझे ही मिलेगा, ए सोच रहा है मैं भी फर्स्ट आऊँगा तो मुझे गिफ्ट मिलेगा। पहले से ही उनको पता है कि हमें मिलने वाला है कुछ, हमें तारीफ मैम करेंगी या फिर हमें गिफ्ट मिलने वाला है। लेकिन असतत में क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस नहीं होता। जैसे कि बच्चा कुछ करता है, सपोज बच्चा अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता है तो मैम उसे गुड दे देती हैं, तो उसे पता है कि मैं अच्छा लिखूंगा तो मैम गुड देंगी, मैम गुड, वो गुड ले लेके बोर हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस यानी कि आंशिक पुनर्बलन, पार्शियल जिसे हम कहते हैं पार्शियल रिइंफोर्समेंट, आंशिक पुनर्बलन देना चाहिए, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मुझे मैम रोज रोज गिफ्ट गुड दे रही हैं। बच्चे सही जवाब दे तो उसको गुड बोलिए, लेकिन जो बच्चा सबसे ज़्यादा बेस्ट करे उसको आप कुछ और रिवॉर्ड दे दीजिए, अवार्ड दे दीजिए। देखिए इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, सारे ही सवाल बच्चा हल कर रहा है और जितने ही सवाल हल कर रहा है बच्चा उतनी ही बार हम उसको गुड बोल रहे हैं, शाबाश बोल रहे हैं। आंशिक पुनर्बलन क्या होती है, हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है।
इसमें क्या होता है, सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। हम सभी सवालों पर तारीफ नहीं करेंगे, कुछ सवालों पर तारीफ करेंगे, ताकि बच्चे इस उम्मीद में अच्छा करें कि मैम इस बार गुड बोलेंगी, लेकिन मैम तो कुछ बोली ही नहीं, तो फिर बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करेगा ताकि मैम गुड बोले। तो इसे हम कहते हैं आंशिक पुनर्बलन। और सबसे ज़्यादा जो यूजफुल होता है, हेल्पफुल होता है, वो कौन सा होता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा होता है, तो आंशिक पुनर्बलन अनुसूची सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और टीचर्स को यही अनुसूची अपनानी चाहिए पुनर्बलन की, ना कि सतत पुनर्बलन की। तो ये हुआ हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट थे टॉपिक्स, जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आपके कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।